हेलो 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 दोस्तों। सो आज हम देख रहे हैं चिकन जोगी प्रॉब्लम। चिकन जोगी प्रॉब्लम जो अभी रिसेंट कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट में आए थे। सो देखते हैं एक्चुअली प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है ना। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि एक स्टीव नाम का बंदा है, ठीक है। वो माइनिंग करने गया और उसको मॉन्स्टर मिल गया रास्ते में। उस मॉन्स्टर की क्या है, मॉब है। मॉब क्या होता है, मॉब जस्ट लाइक स्मॉल स्मॉल हेड मान लो जिनकी खुद की कुछ पावर है। मतलब एक पूरा बड़ा मॉन्स्टर है, उस मॉन्स्टर के भी छोटे छोटे सब मॉन्स्टर है, ठीक है। और इनकी कुछ पावर है, ठीक है। अब स्टीव को इससे फाइट करनी है। अगर स्टीव को इससे फाइट करनी है और स्टीव को हमें जिताना है, तो स्टीव को कितनी पावर लगेगी। अगर मैं कहूँ कि इसको मैक्सिमम पावर कितनी लगेगी, जो लग सकती है ऑब्वियसली इस हेल्थ के बराबर, इसकी मॉन्स्टर की हेल्थ के बराबर। जो मॉन्स्टर की कंप्लीट हेल्थ यानी कंप्लीट पावर होगी उसके बराबर। और वो कंप्लीट पावर कितनी होगी, इन सभी का समीशन, ठीक है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ ये बोल रखा है कि अगर मैं आईएथ पार्ट यानी आईएथ हेड को किल करता हूँ ना, तो वो I+1 को अफेक्ट करेगा। I+1 को अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा कि अगर मैंने आई वाले हेड को किल करा तो मॉन्स्टर का ये जो स्टैक है ना, ये ब्रेक हो जाएगा एक तो। और यहाँ पे बचेगा I+1, इधर बचेगा I-1। और आई वाले को किल करने से होगा क्या कि इसकी जो ऊपर वाला है उसकी पावर में से कितना माइनस हो जाएगा, जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे नीचे पहले प्रीवियस स्टैक में, जो कि आई एलिमेंट्स मान लो, आई हेड्स थे उससे पहले, तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया। मतलब जब हम ये कह रहे थे कि अगर हम इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर रहे, तब हमें मॉन्स्टर की हेल्थ की जितनी पावर लग रही थी। लेकिन जब भी हम मॉन्स्टर का कोई हेड को किल करते हैं तो वो ऊपर वाले की पावर में कुछ माइनस कर देता है। तो ये फैक्टर क्या है, ये फैक्टर एक्स है। ये फैक्टर क्या है, ये फैक्टर एक्स है, जो कि किल करने पर ऊपर वाले की ऑटोमेटिकली कुछ पावर डिक्रीज़ करना है। और हमें इसी फैक्टर को इंक्रीज़ करना है, तभी तो ये हेल्थ क्या हो पाएगी, मिनिमाइज़ हो पाएगी, ठीक है। आई थिंक इतनी चीज़ क्लियर है कि हमारा मेन टारगेट क्या है ना। हमारा मेन टारगेट ये है कि मॉन्स्टर की जो कंप्लीट हेल्थ है उसमें से कुछ चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है, और इस चीज़ को ही हमें इंक्रीज़ करना है, इस फैक्टर को हमें इंक्रीज़ करना है। वो कैसे होगा, वही हमें देखना है। वो कैसे होगा, ओब्वियसली कि मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूँ, मैं कुछ ऐसे तरीके से मॉन्स्टर के हेड को किल करूँ कि ताकि ये फैक्टर मेरा इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। यार ऐसे पार्ट को देखते हुए सबसे पहला माइंड में आता है ब्रूट फोर्स वे। ब्रूट फोर्स वे क्या, कि मैं सारी पॉसिबिलिटी ट्राई कर लेता हूँ, ट्राई ऑल पॉसिबिलिटीज़। मतलब ये कि जब मैं हेड को किल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तू यहाँ से इसको किल करके देख ले, तू यहाँ से इसको किल करके देख ले फर्स्ट ट्राई में, तो यहाँ से इसको किल करके देख ले। मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जा रहा हूँ और स्टैक को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करूँगा, और वहाँ से जो मेरे को मिनिमम मिलेगा मैं उसको गेट कर लूँगा। अभी ये मोस्ट ब्रूट फोर्स वे है कि जहाँ पे हम हर एक पॉइंट पे जाके स्टैक को ब्रेक कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे जाके स्टैक को ब्रेक कर रहे हैं कि यार मैं इस पॉइंट पे मारता तो क्या होता, इस पॉइंट पे मारता तो क्या होता, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है ना दोस्त, दिक्कत क्या है ना, ये काफ़ी हाई कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल है। और हम इतना इतना कॉस्ट को मतलब ले नहीं सकते। मतलब एन की जो आप बाउंड देखोगे वो 1E5 है, 1E5 है। मतलब क्वेश्चन का हमसे क्वेश्चन पता है क्या चाहता है, क्वेश्चन हमसे ये चाहता है कि हम इसको कुछ ऑफ एन में सोल्व करें या ऑफ एन लॉग एन में सोल्व करें। क्योंकि यार ये काफ़ी बड़ा है, ये एक्सपोनेंशियल, और आप इसमें कुछ लूपिंग टाइप का कर रहे हो, क्योंकि आप हर एक पॉइंट पे जा रहे हो, इसको मार के देख रहे हो या फिर इसको मार के देख रहे हो, इसके लिए चॉइसेस चला रहे हो, फिर जो नया स्टैक बनेगा उसके अंदर फिर से चॉइसेस चलेगी। तो ये कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, और एन की वैल्यू कितनी हैवी है, एन की वैल्यू कितनी हैवी है, तो मतलब ये इतना इफ़िशिएंट तो नहीं है। तो क्या करें, क्या हम ये फिर पॉसिबिलिटीज़ ट्राई ना करें। इसमें कैच है,
इसमें कैच क्या है ना, क्वेश्चन में हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सारी पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, अभी बताता हूँ, अब भी समझ आ जाएगा कि हमें सारी की सारी पॉसिबिलिटी ट्राइज करने की ज़रूरत ही क्यों नहीं है। देखो इस पॉसिबिलिटीज़ में जो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ थी उसमें हम क्या कह रहे थे कि उसमें मैं हर एक को चांस दे रहा था, हर एक को चांस दे रहा था कि इसको किल कर लेते हैं या इसको किल कर लेते हैं। लेकिन अभी समझ आ जाएगा कि हर एक को चांस देना वर्थ इट ही नहीं है, मतलब ओवरवेलमिंग है। जैसे ये an है, ये an-1 है और a1 है। मान लो यहाँ पे कहीं पे ai था। देखो एक चीज़ तो समझ आती है कि सारे के सारे मॉन्स्टर किल होंगे, सभी के सभी हेड किल होंगे, तभी अपना पूरा मॉन्स्टर किल होगा। लेकिन अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, क्या इसको किल करना पहले इसको किल करना इसको अफेक्ट करेगा? मतलब एआई एआई का जो किल होगा क्या वो अफेक्ट होता है एएन के ऑर्डर से? मतलब मैं एएन को पहले किल करूं या बाद में किल करूं, क्या उस पे एआई पे कोई इफेक्ट आएगा? एआई पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा दोस्त। कैसे? क्योंकि क्योंकि इसका किल अपने से ऊपर वाले को अफेक्ट करता है, लेकिन इसका किल अपने से नीचे वाले को तो अफेक्ट ही नहीं करेगा। सोच के देखना दोस्त यार, सिंपल सी बात है कि ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही कुछ ऐसी है कि इसने बोला है कि कोई भी जो टॉप का एलिमेंट होगा वो हमेशा नीचे वाले के एलिमेंट से अफेक्ट हो रहा होगा या नीचे वाले स्टैक से अफेक्ट हो रहा होगा, और हो भी रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि ये नंबर ऑफ एलिमेंट डिसाइड करते हैं इसमें से कितनी पावर का सब्ट्रैक्शन होगा। ये जितना ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा ये पार्ट होगा, और ये जितना कम उतना ही कम ये होगा। सो पहले इसको किल करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि इसमें से किसी एक पार्ट को किल करना रहेगा? मैं कहूँगा इसको किल करना बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको किल करने आऊँगा, इसको मतलब नहीं है कि ये मेरे से ऊपर किल हुआ है या नहीं हुआ, ये तो अपना अपना नीचे वाला पार्ट देखेगा, ये तो अपना नीचे वाला पार्ट देखेगा हर पॉइंट पे। तो हर एक पॉइंट पे जो टॉप एलिमेंट है, स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है, पहले उसे किल करना बेस्ट ऑप्शन है। मतलब जो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ हम कह रहे थे कि इसको किल करके देख ली, पॉसिबिलिटीज़ क्या है, वो अरेंजमेंट ही तो हुआ कि मैं इसको किल कर लेता हूँ पहले या उसको किल कर लेता हूँ। सो हमने क्या बोला, बेस्ट ऑर्डर यही है कि आप हमेशा टॉप के एलिमेंट को किल करो रेदर देन नीचे के एलिमेंट को। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई कि हम हमेशा टॉप टू डाउन आएंगे, ना कि बॉटम टू अप चलेंगे। सो अपना मेन टारगेट क्या है? अपना मेन टारगेट पहला हमेशा क्या ही रहेगा, अपना मेन टारगेट रहेगा कि पहले एन एलिमेंट यानी जो टॉप एलिमेंट है इसको किल फर्स्ट करा जाए, क्योंकि इसके किलिंग से ये पार्ट अफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसके किलिंग से ये पार्ट अफेक्ट होगा, और हमें इसको मैक्सिमाइज़ रखना है। तो मैक्सिमाइज़ कब रखेंगे? देखो सिंपल सी बात है यार, मैं एआई को अगर मैंने पहले किल कर दिया तो इसको तो अफेक्ट पड़ ही नहीं रहा था, इसको तो हमेशा अपने नीचे वाले से अफेक्ट था। लेकिन जो एन है, अब उसके लिए नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कम हो जाएंगे, ये स्टैक यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये स्टैक यहाँ से ब्रेक हो गया। अब जो हम पहले कह रहे थे इतना बड़ा स्टैक था, अब इसके लिए कितना रह गया? इसके लिए इतना रह गया, मतलब पावर में से कुछ कम ही माइनस हुआ। लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको मत ब्रेक करो, पहले इसको मत ब्रेक करो, यहाँ पे किसी एक एलिमेंट को मार दो। ठीक है, मतलब यहाँ पे किल करो, टॉप एलिमेंट पे किल करो, तभी तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्स की वैल्यू होगी, और फिर स्टैक ब्रेक करो। ठीक है, तो हमेशा टॉप एलिमेंट को किल करना ही बेटर ऑप्शन है, ठीक है, रादर देन नीचे का। सो ये चीज़ क्लियर होगी आई थिंक। अब चलो, अब यार इसकी किलिंग कैसे होगी? देखो क्वेश्चन में हमें एक टर्म बोली हुई फॉल्स डैमेज। फॉल्स डैमेज क्या है? फॉल्स डैमेज यही है जो मैं बता रहा हूँ कि मैं एआई या एलिमेंट को किल करता हूँ तो अपने से ऊपर वाले एलिमेंट पे वो कितना अफेक्ट डालता है, यही फॉल्स डैमेज है। अब देखो यार, मैंने क्या बोला, जो एन है, जो ये एलिमेंट है, इसकी जब भी किलिंग होगी, इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है इसकी किलिंग की भी। क्यों दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? या तो ये जो, क्योंकि मैं इसको किल करने आया हूँ, तो मैं इसको मारूंगा ही मारूंगा। इसके मारने की क्या क्या कॉस्ट हो सकती है? दो कॉस्ट हो सकती है। कैसे? कि इससे नीचे वाला एलिमेंट अगर डायरेक्ट मर गया होगा, ऐसा सोच के चलो, अगर इसके नीचे वाला एलिमेंट डायरेक्ट मर गया होगा तब तो ये फुल का फुल इसका डैमेज ले लेगा। उस टाइम पे क्या होगी इसकी कॉस्ट 1 बोल देता हूँ मैं इसको,
उस टाइम पे इसकी कॉस्ट होगी द पावर ऑफ ए एन माइनस पावर ऑफ ए एन माइनस ये कंप्लीट स्टैक आएगा। ये कंप्लीट स्टैक क्या है, इतने एलिमेंट्स हैं और ये डायरेक्ट किल हुआ है, तो इसकी पावर कह सकता हूँ, क्योंकि ये यहीं पे हमने किल कर दिया ना। जब मैं ए एन को मारने आया था तो क्यों ना मैं ए एन माइनस वन को भी यहीं की यहीं लगे हाथ किल कर देता हूँ, तभी तो ए एन इतना सारा डैमेज ले पाएगा, क्योंकि इससे नीचे वाला एलिमेंट किल हुआ है, तभी तो इसको पूरे का पूरे स्टैक का डैमेज मिलेगा। तो ए एन माइनस वन आएगा। प्लस अब यहाँ से स्टैक ब्रेक हो गई। अब हमें किस एलिमेंट के लिए देखना है, अब हमें इस पार्ट के लिए देखना है, मतलब इस पूरी स्टैक के लिए देखना है। तो हम बोलेंगे मतलब रिकर्सिव चला देंगे, जैसे हमने इसके लिए चलाया वैसे हम कहेंगे अब ये पार्ट बन चुका है, ये पार्ट बन चुका है, अब तुम्हें इस पार्ट के लिए सोल्व करना है। ये चीज़ समझ आ गई। दूसरा केस ये कि मैं इस ए एन माइनस वन को डायरेक्ट किल नहीं करता हूँ, मतलब अब मैंने ए एन माइनस वन वाले पार्ट को डायरेक्ट किल ना करने के बजाय मैंने क्या बोला कि यार पहले इसको हम फॉल्स डैमेज दे रहे थे, मतलब इसको जब हम किल कर रहे थे हमने बोला कि ए एन माइनस वन डायरेक्ट किल हो गया होगा, तो इसने पूरे का पूरा फॉल्स डैमेज ले लिया होगा ये पार्ट। लेकिन हम ये कह रहे हैं इसने फॉल्स डैमेज लिया। देखो एक चीज़ समझना, फॉल्स डैमेज जब भी मैं टर्म बोलूँ फॉल्स डैमेज तो उससे चीज़ एक समझना, जब भी कोई एलिमेंट फॉल्स डैमेज लेगा, मान लो इस एलिमेंट ने फॉल्स डैमेज लिया, इसका मतलब गारंटीड है कि उससे नीचे वाले पे स्टैक का ब्रेक हुआ है, उससे नीचे वाले पॉइंट पे स्टैक का ब्रेक हुआ है। उससे नीचे वाले का स्टैक का ब्रेक हुआ है तो उससे ऊपर वाले एलिमेंट के लिए जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो हमेशा कम हो जाएंगे। कैसे कम हो जाएंगे, क्या बोला आपने, मेरे को समझ नहीं आया। देखो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी एलिमेंट ये एलिमेंट अगर फॉल्स डैमेज ले रहा है, ये फॉल्स डैमेज कब लेगा, जब इससे नीचे वाला किल होगा, तभी तो फॉल्स डैमेज आ सकता है, तभी तो फॉल्स डैमेज आएगा। तो जैसे इसके नीचे वाले ने फॉल्स डैमेज लिया तभी तो इस पूरी स्टैक का इसका नीचे वाला किल हुआ, तभी तो इसके पास पूरा का पूरा फॉल्स डैमेज आएगा। और इस पॉइंट पे क्या होगा, स्टैक ब्रेक हो जाएगी, और स्टैक ब्रेक हो गई और जिस भी एलिमेंट ने फॉल्स डैमेज लिया होगा उससे जस्ट वाले एलिमेंट पे हमेशा -1 का ही कंट्रीब्यूशन रहेगा, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। एक और बार समझो, आराम से समझो, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन की ये पार्ट ही समझ में आना चाहिए, ये समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा कि ये फॉल्स डैमेज क्या है। देखो एआई एलिमेंट पे जब हम थे, ठीक है, मैंने बोला ये फॉल्स डैमेज लेके मर रहा है, फॉल्स डैमेज कैसे लेगा, जब इसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट किल होगा तो ये पूरी स्टैक का डिक्रीमेंट इसमें से होगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे स्टैक हमेशा ब्रेक होगी, तो इस पॉइंट पे स्टैक ब्रेक होगी तो मैं कह सकता हूँ जो भी एलिमेंट फॉल्स डैमेज लेगा वो जो नया स्टैक बनेगा उसमें हमेशा लोवेस्ट एलिमेंट होगा, तो उसके ऊपर वाले एलिमेंट पे हमेशा सिर्फ -1 का ही तो डिक्रीमेंट आएगा। और देखो क्योंकि इसने फॉल्स डैमेज लिया तो इस पे कुछ समथिंग x का डिक्रीमेंट आया, जितना भी इसने फॉल्स डैमेज लिया। अब फॉल्स डैमेज लेते ही इस पॉइंट पे स्टैक ये लास्ट एलिमेंट होगा, जो भी एलिमेंट फॉल्स डैमेज लेता है वो न्यू स्टैक का लास्ट एलिमेंट बनेगा। इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और ये लास्ट एलिमेंट बनेगा तो उससे ऊपर वाले एलिमेंट हमेशा -1 का ही डिक्रीमेंट ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैं फिर इसको किल कर दूंगा तो इस पर कितना का वो आएगा इफेक्ट, इस पर इतने पार्ट का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे हमें समझ आता है कि एक और पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि an-1 डायरेक्ट किल नहीं हुआ है, तो मैं कहूँगा कि वो डायरेक्ट किल नहीं हुआ है तो किलिंग कॉस्ट क्या होगी n-1 की, जब उसने फॉल्स डैमेज ले लिया, किसने, n-1 एलिमेंट ने फॉल्स डैमेज ले लिया होगा, तो क्या होगा, जो ai+1 एलिमेंट है उसकी पावर में क्या आएगा,
उसकी पावर में से तो एक ही सब्ट्रैक्ट होगा। इसके नीचे वाले एलिमेंट ने फॉल्स डैमेज ले लिया तो ऊपर वाले एलिमेंट में हमेशा हमेशा कितने का डिक्रीमेंट आएगा, एक का ही डिक्रीमेंट आ सकता है। फिर हमें क्या करनी पड़ेगी, ये एलिमेंट अभी किल नहीं हुआ तो यहाँ से हमें फिर इसके लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि अब ये टॉप एलिमेंट है तो अब इसके लिए बेस्ट कॉस्ट निकालो इसकी किलिंग की, वो हम कहेंगे ये आएगी। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि दो कॉस्ट आई, कॉस्ट 1 जिसमें an-1 डायरेक्ट किल हो गया, उसने कोई फॉल्स डैमेज नहीं लिया। दूसरा कि an-1 ने फॉल्स डैमेज ले लिया, और फॉल्स डैमेज लेते ही हमने क्या बोला कि स्टैक क्या होगी, उसने फॉल्स डैमेज लिया तो ये स्टैक का जो नई स्टैक बनेगी उसका हमेशा लास्ट पार्ट होगा, तो उससे ऊपर वाला एलिमेंट कितने का डैमेज लेगा, हमेशा -1 का ही डैमेज लेगा। फिर हम ये इसको किल कर देंगे, फिर हम कहेंगे कि यार ये अभी किल नहीं हुआ, ये टॉप एलिमेंट है तो इसके किल करने की n-1 एलिमेंट्स अभी बचे हैं, उन n-1 एलिमेंट्स को किल करने की मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, वो प्लस होगा। आई थिंक इतना क्लियर है, ठीक है। यही पॉसिबिलिटी इंपॉर्टेंट थी इसमें, और ये चीज़ समझ आती है तो सारी चीज़ समझ आ गई होगी आपको। मतलब यही इम्पोर्टेंट है यार, कि कौन सा एलिमेंट किस टाइम पे क्या फॉल्स डैमेज ले रहा है, वही डिसाइड कर रहा है कि हमें मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। अगर AI एलिमेंट आ रहा है और AI एलिमेंट ने अगर खुद का इसने फॉल्स डैमेज ले लिया तो जो फर्दर न्यू स्टैक बनेगी वो स्टैक कैसी बनेगी, AI माइनस समथिंग कुछ ऑफ x, AI कुछ समथिंग ऑफ x, तो इससे ऊपर वाला एलिमेंट मैक्स से मैक्स कितना फॉल्स डैमेज ले सकता है, एक ही तो एलिमेंट है इसके नीचे तो -1, ठीक है। अब ये किल हो गया तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स और कितने बचे, इसको मिला के हमारे पास बचे यहाँ पे n-2 एलिमेंट, और ये एलिमेंट कितना बचा n-1। तो हम नए फंक्शन में क्या भेजेंगे, हम बोलेंगे कि n-1 एलिमेंट्स को किल करने की, क्योंकि टॉप एलिमेंट को हमेशा हम किल करेंगे, तो n-1 एलिमेंट्स को किल करने की अब मिनिमम कॉस्ट क्या है, जब n-1 एलिमेंट ने क्या लिया, फॉल्स डैमेज लिया। सो पावर ऑफ AI -1, ठीक है, ये कॉस्ट, ठीक है। अब आई थिंक इतना समझ आ गया, और थोड़ा सा TDS है कि यार ये कैसे फॉल्स डैमेज ले रहा है, कैसे क्या चल रहा है, तो इसको विजुलाइज करोगे तो थोड़ा समझ आएगा कि दो ही पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, दो ही तो केस बन सकते हैं कि या तो उससे नीचे वाला एलिमेंट डायरेक्ट किल हो गया तो AI, क्योंकि हमेशा हमें टॉप एलिमेंट को किल करना है, पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है, हम हमेशा टॉप एलिमेंट से ही चलेंगे, मतलब टॉप से जस्ट नीचे वाले एलिमेंट, मतलब जब हम टॉप को किल करने आएंगे तो हम वहाँ पे चेक करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है टॉप को, तो वो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो उसके नीचे वाला डायरेक्ट किल हो गया होगा तो जो टॉप एलिमेंट है उसने क्या कर लिया होगा, उसने पूरा का पूरा फॉल्स डैमेज ले लिया होगा, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि उसके नीचे वाले एलिमेंट ने फॉल्स डैमेज ले लिया, और जब भी कोई एलिमेंट फॉल्स डैमेज लेगा तो वो न्यू स्टैक का हमेशा क्या बनेगा, लोवेस्ट पार्ट बनेगा, और ऊपर वाला एलिमेंट हमेशा कितने का ही डैमेज ले सकता है, वो सिर्फ -1 का ही डैमेज ले सकता है, ठीक है। ओके, अब चलते हैं कोड पे, ठीक है। आई थिंक इतनी चीज़ समझ आती है तो चलो कोड करते हैं इसका, ठीक है। सो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। कोड क्या है, कैसे स्टार्ट करना है हमें, सो हमें क्या क्या दे रखा है, इनपुट एंड, ठीक है। देखो तो चीज़ क्या है, सबसे पहला पार्ट यही है कि हमें हेल्थ लेनी है, ठीक है, मॉब की। फिर हेल्थ को इनपुट करा लेंगे, int i = 0 i ++ c in h of i, ठीक है। ये सारी उसकी हेल्थ है, ठीक है। ये हेल्थ ऑफ n mobs, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला था, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमेशा हम टॉप एलिमेंट को कंसिडर करेंगे, टॉप एलिमेंट्स कंसिडर फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा टॉप हेड को ही पहले किल करना है रेदर देन बिलो पार्ट को। सो एक काम करो, एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो कि हमें क्या रिटर्न करेगा, एक सोल नाम का फंक्शन है जो कि n ले रहा है कुछ, वो हमें मिनिमम कॉस्ट रिटर्न कर रहा है ऑफ किलिंग n मॉब्स, ठीक है।
ये ब्लैक बॉक्स टाइप में, मतलब अभी नहीं पता, अभी ऐसा समझ के चलो कि सोल्व फंक्शन हमने क्रिएट करा जो कि n मॉब्स को ले रहा है और टॉप एलिमेंट से किल करना स्टार्ट करेगा और ये हमें मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करेगा। कैसे रिटर्न करेगा वो देखते हैं। सो इंट सोल्व वेक्टर ऑफ इंट हेल्थ इंट n, ठीक है। अच्छा यार, इसमें बेस केस क्या होगा? बेस केस सिंपल सी बात है, बेस केस वो केस होगा जब या तो हमारे पास जो मॉब है वो 1 बचा होगा, उस टाइम पे हम क्या कर देंगे, जो भी इसकी नीचे वाले की हेल्थ है वो रिटर्न कर दो, या फिर या फिर या फिर या फिर मैं कह रहा हूँ कि कुछ बचा ही नहीं है, मॉब है ही नहीं, तो मॉब ही नहीं है तो रिटर्न 0 कर दो। या तो n की वैल्यू 1 होगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कंप्लीट हेल्थ रिटर्न कर दो, या फिर n की वैल्यू 0 होगी तो मतलब मॉब ही नहीं है ना, तो मॉब ही नहीं है तो पार्ट रिटर्न कर दो 0। अब पहला केस क्या आता है? फर्स्ट केस ये आता है कि किलिंग द टॉप हेड व्हेन द लोएस्ट हेड किल डायरेक्टली, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ये ऐसे समझो, किलिंग द करंट हेड को हम किल कर रहे हैं व्हेन द लोएस्ट किल डायरेक्टली, जब उसका नीचे वाला पार्ट जब डायरेक्टली किल हो गया होगा तब क्या कॉस्ट आई होगी, तो उस टाइम पे उसकी कॉस्ट क्या रही होगी, एच ऑफ n-1 प्लस n-1 एलिमेंट्स नीचे रहे होंगे, एच ऑफ n-1 उसकी कॉस्ट प्लस एच ऑफ n-2, क्योंकि वो सेकंड वाला हेड है ना यार। देखो ये तो h तो क्या है, h के अंदर तो हम क्या बोलते हैं, जीरो बेस इंडेक्सिंग होगी, तो उसके लिए तो हमें n-1 करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये nth है -1 ताकि हम nth मोब के हेड की पावर लिख पाए, और n-1 ताकि वो सेकंड वाले हेड की पावर आ जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली किल हो रहा है, इसी पॉइंट पे डायरेक्टली किल हो रहा है, ठीक है। तो ये किल होगा तो स्टैक यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने से पहले नीचे कितने एलिमेंट उससे रहे होंगे, n-1 एलिमेंट्स रहे होंगे, प्लस हमें क्या करना है, प्लस हमें करना है कि अब हमारी स्टैक ब्रेक हो गई तो कितने एलिमेंट्स बचे होंगे, हमें अब n-2 एलिमेंट्स के लिए कॉस्ट निकालनी है। सेकंड केस, किलिंग द करंट हेड व्हेन लोएस्ट टेक द फॉल्स डैमेज, ठीक है। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नीचे वाले पार्ट को किल कर रहे हैं, जब नीचे वाले ने क्या कर लिया होगा, फॉल्स डैमेज ले लिया होगा, और जब ये फॉल्स डैमेज ले लेगा तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, कि ऊपर वाले को कितना ही अफेक्ट मिलेगा, मैक्स से मैक्स उसको हमेशा -1 अफेक्ट मिलता है, ठीक है। और अब हमारे पास स्टैक में कितने वो बचे होंगे, n-1 एलिमेंट, इसकी कॉस्ट निकालो, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे ये क्या हो सकता है, यहाँ पे ये नेगेटिव भी तो जा सकता है ना। सोच के देखो कि ऊपर वाले एलिमेंट, ये जो समीशन है या ये जो पार्ट बन रहा है ये मे भी नेगेटिव हो सकता है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। मतलब पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, मतलब यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट समझना, ये मॉन्स्टर की हेल्थ है, ये मॉन्स्टर की हेल्थ है जो n-1 मॉन्स्टर है, उसमें से मैं उस नीचे वाले को किल कर दूंगा, तो ये फैक्टर माइनस हुआ। अब ये फैक्टर में भी बड़ा हो सकता है इस पार्ट से, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हमेशा या तो हम ज़ीरो लेंगे, या फिर अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये लेंगे, नेगेटिव तो नहीं लेंगे ना हम, ठीक है। सो ये, और यहाँ पे आप कर लो LL, ठीक है। ये पार्ट आ गया समझ में, ठीक है। और ये वो केस है जिसमें से जो लोएस्ट पार्ट है वो फॉल्स डैमेज ले चुका है, अगर वो फॉल्स डैमेज पहले से ले चुका है तो ऊपर वाले पार्ट को कितने का डैमेज मिलेगा, हम उसको हमेशा -1 का ही डैमेज मिलेगा, क्योंकि अगर नीचे वाले पार्ट ने फॉल्स डैमेज ले लिया तो ऊपर वाले तो जब भी नई स्टैक बनेगी तो वो जो नीचे वाला पार्ट है उसने हमेशा
जो नीचे वाला पार्ट है उसने फॉल्स डैमेज लिया है, तो नया स्टैक में वो हमेशा लास्ट एलिमेंट होगा, तो ऊपर वाले को हमेशा -1 का ही क्या मिलेगा, डिक्रीमेंट मिलेगा। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें क्या करना है, मिनिमम रिटर्न कर देना है cost 1 ऑफ cost 2। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ऑब्वियसली रिकर्जन है, 2 पॉसिबिलिटी है हर एक पार्ट के लिए, सो डीपी का तो यूज़ हो गई। सो मैं क्या करता हूँ, वेक्टर ऑफ द इंट डीपी ऑफ n+1 -1 dp vector of int dp if dp of nth form is not equal to -1, then you have to just simply return dp of n, and dp of n equal to this एंड यहाँ पे भी लिख लो dp of n equal to this। ठीक है, ओके। सो और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dp dp, लेट्स सी ये रन करता है कि नहीं करता। यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी हमें, ये मिनिमम कॉस्ट हमें क्या दे रहा है, n मॉब्स को किल करने की। सो मिनी इक्वल टू एंड n। ठीक है, सो ये अभी मैच कर रहा है, लेट्स सी, इसको सबमिट करते हैं कोड को। चिकन जो प्रॉब्लम, एंड एक्सेप्टेड। सो आई थिंक ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है डीपी की, और मतलब अच्छी प्रॉब्लम है यार, लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई, ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट 8000 पीपल डन दिस प्रॉब्लम, जो कि काफ़ी तगड़ी बात है, मतलब इतना सब सोच पाना उस टाइम कॉन्टेस्ट के टाइम पे, अच्छी बात है। ठीक है, चलो ठीक है भाई, थैंक यू।